अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। पीडीएम हुकूमत को घर भेजकर दम लेगी। मरियम नवाज साहिबा ने कहा रैलियां निकाली जा रही हैं, लाहौर के जलसे की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी जानिब पीडीएम के रहनुमाओं का आज इजलास हुआ। उस इजलास में अहम फैसले हुए। उन फैसलों में लॉन्ग मार्च और दीगर इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर आज गौर किया गया और आगे की हिकमत अमली तय कर ली गई है, जो कि आने वाले दिनों में बड़े वाज़ेह तौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिखेगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी मुतारिक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और तमाम तर ऑप्शंस पर वज़ीर आज़म की जानिब से और काबीना की जानिब से फुल फ्लैश तौर पर इस पर गौर किया गया। अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो ऐसी सियासी बहरानी कैफियत में क्या किया जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने इदारों को कहा कि तमाम तर इदारों की कारकर्दगी पर नो कॉम्प्रोमाइज़ है। तमाम इदारे अपना काम बेहतर तरीके से करें। ख़ास तौर पर वजारतों को और वज़रा को एक बार वार्न किया गया है कि आप बेहतर तरीके से काम करें। अगर काम बेहतर तरीके से नहीं होगा तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा वज़ीर आज़म की जानिब से। तमाम डिवीजन्स और महकमों की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान में महंगाई, दूसरी जानिब पीडीएम की मूवमेंट और फिर तीसरी जानिब वज़ीर आज़म के लिए इत्तहादी और फिर पीडीएम, महंगाई जैसे चैलेंजेस का सामना और फिर एक तरफ इकॉनमी। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है तारिक पीर सादा साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। मलिहा हाशमी साहिबा तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार हैं। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। सर तारिक साहब, एक तरफ पीडीएम है, दूसरी तरफ हुकूमत है। पीडीएम ने मुल्तान के जलसे के लिए हुकूमत पर बड़े इल्ज़ाम लगाए, कहा कि हम रुकावटों का शिकार रहे, लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला है। आज मरियम नवाज साहिबा ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि एफआईआर पर एफआईआर 3000 एफआईआर काट दी गई, ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। तो क्या देख रहे हैं सर, क्या गवर्नमेंट के लिए कोई परेशानी है क्या पीडीएम का जलसा? मेरा तो ख्याल है हुकूमत के लिए नहीं परेशानी, ये असल में पूरे मुआशरे के लिए परेशानी है। और वही परेशानी है जिसका शिकार अमेरिका सदर ट्रंप के जेर सदारत है कि एक कौमी सतह की बीमारी है, एक आलमी सतह की बीमारी है कोरोना, जिसका ख्याल नहीं हो रहा। इंसानी तारीख का मुताला जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें शायद ना पता हो कि 1918 में जब ये इन्फ्लुएंजा आया तो 85 लाख लोग मर गए थे। ये लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हमारे मुल्क में जो को गरीब मुल्क है, वसाइल नहीं है। अगर बड़े बड़े जलसे और जुलूस होंगे, सुपर स्प्रेडर इवेंट होंगे जिन्हें बड़े बड़े जलसे और जुलूस कहा जाता है, तो एक आदमी 35-37 लोगों को बीमारी लेकर जाता है और अपने घर में सबसे पहले। चुनांचे उसका नतीजा ये होगा कि इस पर काबू ही नहीं पाया जाएगा और हमारा मुआशरा बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगा। दुनिया में आखिर सारी दुनिया इस कोरोना का शिकार है। 3000-2500 के करीब लोग तो अमेरिका में मर रहे हैं रोजाना, किसी मुल्क में 400, किसी में 300, हमारे यहाँ भी 180 का इंतकाल हुआ। तो थोड़ी सी सोचने की बात है कि एक बहुत बड़ा कौमी सलामती का मसला पैदा हो चुका है। कौमी सलामती के मसले दो तरह से पैदा होते हैं, एक बैरूनी हमले से, एक अंदरूनी तबाही से। अंदरूनी तबाही या हमला जो है वो इस वक्त एक बीमारी का है। अब इस सूरत में इस बीमारी या हमले को जो लोग फरोग दे रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग, चाहे उनका मकसद कोई इलाहियाती मकसद ही क्यों नहीं है, कोई आसमानी या सहीफे में लिखा हुआ ही क्यों ना है, तो इज्तिहाद करना पड़ेगा कि मुआशरे की जिंदगी दरकार है या हिज़्ब इख्तिलाफ के हुकूक। इन बातों को जहन में रखते हुए मैं समझता हूँ हुकूमत को बड़ी मुतशद्दद पॉलिसी का इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि 21 करोड़ लोगों की जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के हाथ में है, हिज़्ब इख्तिलाफ के हाथ में नहीं है। अगर इनके हवाले करना है तो आपको हुकूमत करने की फिर जरूरत नहीं है। मलिहा साहिबा अग्री करती हैं हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, सख्त पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? जिस दिन के जलसे की मैं मुल्तान का अगर जिक्र करूं तो उसी दिन जमात इस्लामी का भी जलसा था। असद उमर साहब ने भी एक जलसा कंडक्ट किया था सक्खर में, और फिर हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं उन्होंने भी एक जलसा इकट्ठा कर लिया था। तो मामलात तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन क्या इस कोरोना की वबा के दौरान तमाम तर पार्टी इसको थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि हुकूमत को न सिर्फ सख्ती का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है बल्कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आप जिस वक्त आप हुकूमत हैं तो आप बड़े हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। अब इस वक्त जो अपोजिशन कर रही है वो तो इंतशार की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे वजीर आजम साहब ने भी कल कहा
कि वो हर सूरत तसादुम चाहती है ऑपोजिशन, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अब आज जो तकरीर में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि कसम खाकर कहता हूं कि इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे, अगर असेंबली से इस्तीफे देने पड़े तो ये बहुत छोटी कीमत होगी और मुल्क में अवाम की राय और वोट का एहतराम किया जाए। अब बंदा इनसे पूछे कि अवाम की वोट और राय का एहतराम करने की अगर आपको ये समझ होती तो आप 2018 के इलेक्शंस पे अपना सरे तस्लीम खम करते ना। अवाम कितनी तादाद में निकली थी वोट देने के लिए, जिसको मुंतखब किया वो असेंबली में आ गया। अब इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये खुद कंफ्यूज्ड हैं। जो ये सिलेक्टेड का नैरेटिव लेकर आते हैं ये खुद बहुत बड़ा फ्लॉड नैरेटिव है। क्यों? ख्वाजा आसिफ साहब अगर जीत जाएं वो इनके लिए जायज हो गया इलेक्शन, वो ठीक है। फजलुर रहमान साहब का बेटा जीते वो भी ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जीत के आए वो भी ठीक है, जरदारी साहब बिलावल जीत कर आ जाए वो भी ठीक है। तो जो इनका कैंडिडेट हार जाए वहां पर धांधली हो गई, वहां पर जुल्म हो गया। तो ये बचगाना चीजों से अब इनको निकलना होगा और वाकई बात दुरुस्त है कि हुकूमत को अब सख्ती से निपटना होगा। देखिए एनसीओसी को अदालत ने तो पहले ही कह दिया था कि आप रोकें हर तरह के इज्तिमात को, लेकिन हमने क्या देखा, असद उमर साहब जिनका एनसीओसी में इतना कलीदी किरदार है वो खुद सखर में गए तो वो अपने इज्तिमा को कंट्रोल नहीं कर सके। तो वहां पर हुकूमत का ये जस्टिफिकेशन देना बहुत गलत बात है कि वहां पर तो जी सिर्फ 300 लोग थे। भाई इट्स नॉट अबाउट 300 या 3000, बात यह है कि आपको 3 लोगों को भी इकट्ठे नहीं होने देना। तो हालात अगर खुदा न खास्ता कंट्रोल ना हुए तो फिर मुझे डर है कि वो वाकई मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बात चली जाएगी, जो ना लगाने पर और स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे बिलावल भी और मरियम भी और इनकी तमाम जमातें, ऑपोजिशन जमातें, वो अब मुझे लगता है कि वापस वो हालात हो ना जाएं अगर इन्होंने वक्त पर इस चीज को कंट्रोल ना किया। ठीक है, हुकूमत को अपनी सख्त पॉलिसी अब लानी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की भी इस पर राय ले लेता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मलिया साहिबा ने आवाम का जिक्र किया, कहा कि आवाम का समंदर निकला, वोट दिए, बिल्कुल दुरुस्त बात, वोट दिए गए। इमरान खान साहब की पसंदीदगी बहुत टॉप पर थी 2018 में। वही इमरान खान साहब हैं जो अब बड़ी परेशानी का शिकार भी हैं। हम देखते हैं आवाम की राय भी तब्दील होती दिखाई दे रही है, महंगाई की वजह से, आवाम की मुश्किलात की वजह से, बिजली के बिल, गैस की शॉर्टेज, ये इस जैसे मसाइल आवाम के लिए बड़ा मसला है। तो क्या सिर्फ यही एक बात है जो PDM के जलसों को रोकना चाह रही है गवर्नमेंट, या फिर PDM के जलसों को हकीकी तौर पर रोकना कोरोना की वजह? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को 2 बड़े शदीद खतरात इसके सामने खड़े हैं। एक ख़तरा जो है वो फौरी तौर का है और वो है कोविड-19 का, और वो जिस तरीके से इस वक्त सर उठा रहा है, जिस तरह फैल रहा है, खुदा न खास्ता अगर इस तरह ये चलता रहा और इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की वहदत को ये शदीद ख़तरात पेश कर सकता है। दूसरा है पाकिस्तान की मईशत, उसका भी इतना ही ख़तरा है कि अगर इकॉनमी हमारी मेल्ट डाउन करती है और जिस तरीके से इस वक्त महंगाई चल रही है और गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, तो उसका भी पाकिस्तान को बड़े शदीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। अभी आते हैं कोविड-19 के ऊपर। इसमें दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही हैं। हुकूमत को एक रोल मॉडल पेश करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। अभी भी कल की बात है शायद कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखें वहां पर कोई भी SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया। इस तरह मरियम साहिबा ने कल लाहौर में जलसे जुलूस किए, वहाँ पर भी धज्जियाँ उड़ाई गई, जो SOPs थे उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और ये इस तरह बीमारी को फैलने के लिए वो एक साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। अभी हुकूमत जो अभी मईशत है, अपोजिशन जो तो चाहती है कि मईशत जो है ये अदम इस्तेहकाम लाया जाए और मईशत को मजीद बिगाड़ा जाए, उनका तो कुछ नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब चाहूँगा आप अपनी बात भी कंप्लीट करें। तारिक पीरज़ादा हमारे साथ हैं, मलिया हाशमी साहब हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, फिर आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सारी और चीज़ें जिस पर बात करनी है।
वेलकम बैक जी। तारिक पीरज़ादा साहब, मलिया हाशमी साहबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं ज़रा गवर्नेंस वाले मैटर पर भी बात करूँगा। हम सिर्फ इस बात पर इत्तफा कर लेते हैं कि ठीक है कि पीडीएम को जलसे जुलूसों की इजाज़त इस हद तक तो नहीं देनी चाहिए कि कोरोना की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन जो एक जमहूरी और आइनी हक़ होता है किसी भी अपोजिशन का, अगर वो गवर्नमेंट की किसी चीज़ पर तनकीद करना चाहती है तो यकीनी तौर पर उन्हें करने देनी चाहिए। मामले को पार्लियामेंट में सुलझा लेना चाहिए था, जो कि अब तक पार्लियामेंट से नहीं सुलझा तो जाकर सड़कों पर आया। क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, बिल्कुल जो हुकूमत मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि उनकी इन इक़दामात से जो ये इस वक्त कर रहे हैं उनको पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की आवाम को कितना नुकसान पहुंच रहा है। क्या उससे मईशत बेहतर हो सकती है? मेरे ख्याल में इससे मईशत बेहतर नहीं होगी, उससे मईशत जो है मज़ीद बिगड़ जाएगी। लेकिन इस मसले का हल जो है वो ज़बरदस्ती नहीं है। दुनिया में कहीं भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ज़ोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं किया जा सकता। ये याद रखें, हमने जब भी कोशिश की है कि हम पॉलिटिकल जो वो है मूवमेंट्स हैं उनको हमने ज़ोर लगाया है या उसके ऊपर तशद्दुद किया है या वायलेंस की तरफ हम गए हैं, उसका हमेशा जो नतीजा निकला है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उसका काम नहीं होता है। अगर इस तरह खुदा न खास्ता इसमें अमवात हो गई या इसमें मज़ीद कोई लोगों को नुकसान पहुंचा तो ये मूवमेंट जो है इसको एक और डायरेक्शन मिल जाएगी। और मेरे ख्याल में अपोजिशन चाहती है, हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। वो जिस तरह वो प्रोवोकेशन कर रही है हुकूमत, ये भी बात ठीक नहीं है कि आप उनको तैश दिला रहे हैं, वो डेयर कर रहे हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी किसी आदमी के पास हथियार हो और आप उसको डेयर करेंगे, वो जितना जल्द मेरी कमज़ोर आदमी हो वो फायर कर देगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इनको ये बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने इशारे भी दिए हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि एक रिकन्सिलिएशन के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार निकाल लें। और मेरे ख्याल में वो भी पाकिस्तानी हैं और वो इस बात को समझेंगे कि जो अगर इस तरह हम आगे चलते गए और इस तरह एजिटेशन करते गए और ये बीमारी फैलती गई और पाकिस्तान की इकॉनमी बैठती गई तो इसमें हम सब का नुकसान है, कलेक्टिव फेलियर होगा पाकिस्तानियों का। अच्छा, पीरज़ादा साहब, बड़ी बैलेंस बात की है ब्रिगेडियर साहब ने कि बातचीत, डायलॉग, ये रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक गवर्नेंस की बात है तो हम जहाँ पिछली गवर्नमेंट्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमारा काम है, हम सवाल उठाते हैं, इसी तरह हम इस गवर्नमेंट पर भी सवाल उठा सकते हैं। महंगाई आपके सामने, दीगर मामला जिनका मैंने जिक्र किया, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि पिछली हुकूमत हो या उससे पहले जरदारी की हुकूमत, आप गौर से देखिए कि 5-5 साल दोनों हुकूमतों ने हुकूमत की है और तमाम धरनों के बावजूद ये हुआ वो हुआ, हुकूमत जमहूरी अमल मुकम्मल होता रहा, अच्छा या बुरा जैसा भी था। और अभी जाहिर है कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल अपने तीसरे दौर में दाखिल है, तीसरा इंतखाब हुआ है। तो आपने इस जमहूरियत के निज़ाम को और जमहूरी अमल को तो रोकना नहीं है, ये कलीदी बात है। अब देखना यह है कि जमहूरियत क्या किसी मुल्क की अंदरूनी सालमियत को खतरे में डालने की इजाजत देती है। देखिए, जमहूरी निज़ाम बड़े नाजुक होते हैं, अगर आप इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाते हैं। बेशुमार मुल्कों में जमहूरियतें जो है वो इस खतरात से दो चार हैं, यहाँ तक कि यूरोप के मुल्कों में दो चार हैं। वतनियत, वतन परस्ती, नस्लियत, नस्ल परस्ती, लिसानियत, लिसानियत परस्ती, ये चीज़ें, रंग परस्ती, ये चीज़ें फैलती जा रही हैं और मईशतों के नाम पर भी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक नाजायज़ फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर अपोजिशन जो है वो मुल्क की सलामती को मद्देनजर नहीं रख रही है और मकसद इमरान को निकालना है, तो इमरान को निकालने का तो कोई तरीका नहीं है। इमरान को निकालने के दो तरीके हैं, या फौजी इनकलाब आ जाए या ये कि जनाब कोई ऐसी अवामी तहरीक चल निकले जिसके नतीजे में, जैसे कि बहुत से मुल्कों में हुआ, लोगों ने जाके पार्लियामेंट हाउस में जाकर कब्जे किए, जैसे कि अभी किर्गिस्तान में भी चंद दिनों पहले हुआ, आजकल वहां पर थाईलैंड में हो रहा है, पेरू में और मुल्कों में हो रहा है। तो लोग तो उसके लिए तैयार नहीं है। तो याद रखने की बात यह है कि आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ तैयार है? दूसरी बात आपने ये भी देखनी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ है कौन। इनमें आधे रहनुमा जो हैं, जिन्हें रहनुमा कहना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, वो हारे हुए लोग हैं। फजलुर रहमान, खाकान अब्बासी भी हारा हुआ है, बरी के लोगों ने हरा कर इसको निकाला था और वहां जाके इसको तोहफे में एक लाहौर से सीट दी गई। इसी तरह
ये और लोग हैं, बाकी कौमी सतह का तो लीडर ही इनमें से कोई नहीं है। वो जो सूबाई सतह का एक लड़का है, क्या नाम है, बिलावल, वो तो मुश्किल से कराची की एक सीट थी, वो भी हार गए ये लोग। तो ये एक सूबाई अंदरूनी सिंध के सूबाई रहनुमा है जिन्हें अब आप कौमी सतह के लीडर बनाते रहे, और एक जाली दस्तावेजात बनाने वाली लड़की जिसका नाम मरियम है, और जो इस इंतजार में थी अब से चंद महीने पहले कि उसको लंदन जाने नहीं दिया गया, और लंदन न जाने की बुनियाद पर ये फजलुर रहमान और इन चंद एक लोगों के हाथ में खेलते हुए ठीक हो गया। मैं तारिक साहब आपकी बात भी समझ गया, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बस सिर्फ जानना चाहूँगा, ये बताएं सर कि जो इलेक्टेड लोग हैं जो जीत कर आते हैं वो यकीनन पार्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, पार्टी के लिए एक स्टैंड मुहैया करते हैं कि वो असेंबली में अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन जहाँ पर तर्जुमानी करने का वक्त आता है वहाँ पर नॉन इलेक्टेड लोग हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आगे आते हैं, जिसका आपने देखा भी एक अदालत में दरख्वास्त गई, फिर उसके बाद वो एक अदालत की जानिब से फैसला भी आ गया कि वज़ीर आज़म के मुशीरों जो हैं वो काबीना या कमेटी के मेंबर या फिर सदारत नहीं करेंगे। नॉन इलेक्टेड लोग जब बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, और जब कोई इलेक्टेड या सिटिंग मिनिस्टर को बात करेगा उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि लोगों ने वोट उसको दिए होते हैं। यहाँ पर यह कमी थोड़ी सी तहरीक इंसाफ की जानिब से दिखाई दे रही है। मैं उसका जवाब देता हूं। देखें, आइन में 5 मुशीरों की गुंजाइश है, पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो अदालत ने ये इस मकामी सतह, असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बनाया जाना बुनियादी तौर पर गलत था। ये इसको यहाँ पर इसकी लोगों के मुताबिक तो जरूरत थी, लेकिन वो मुकामी मसाइल के लिए थी। अब इसके जरिए आईनी मसाइल की तशरीह, आईनी दफात की तशरीह इनके हाथ में आ गई है। बिल्कुल गलत फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आइन में गुंजाइश है किसी मुशीर की, तो फिर जाहिर है कि हुकूमत ने उनको इस्तेमाल करना है, और तमाम दुनिया में मुशीर रखे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में बेशतर जो सेक्रेटरीज हैं उनकी तस्दीक कौन करता है? कांग्रेस करती है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो मुंतखब नहीं होता, वो एडवाइजर होता है। और बेशुमार जो व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ होता है एडवाइजर ही होता है वो भी। इसी तरह डॉक्टर फाउची को अभी उन्होंने सेहत का एडवाइजर रखा है। तो अब वो किसी कैबिनेट की मीटिंग में बैठे तो अदालत की तरफ से ये फैसला आएगा कि जनाब आपने इन्हें क्यों बनाया है, इनके बातों को, इनको शिरकत क्यों करने दे रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर बात गलत है, क्योंकि आइन में मुशीरों के लिए गुंजाइश मौजूद है, आईनी गुंजाइश मौजूद है। तो मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि अगर मुशीरों से इतना ही तनाज़ा है तो आप ऐसा करें कि आइन की उन शिकों को तब्दील कर दें, और उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। तो ये एक बात जो पीछे आपने शुरू में की थी कि इनकी हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालिक, मैं जरा एक बात तशद्दुद के हवाले से कर लूं। तशद्दुद का मतलब ये नहीं है कि वहां लोग खड़े हों और उन्हें मारा जाए। तशद्दुद, मेरे कहने का मकसद ये है कि सख्त पॉलिसी इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ कि जो 4, 5, 6, 8 लीडर हैं नाम नेहाद अपनी पार्टियों के, जिनमें से बेशतर हारे हुए हैं, इनको आप गिरफ्तार करें कौमी सलामती के नाम पर, और इन्हें कुछ अरसे के लिए मुक़य्यद करें। ये कतन गैर आईनी बात नहीं है, क्योंकि मसला कौमी सलामती का दरपेश है। क्या जंगों में ऐसा नहीं होता कि जो लोग इंतशार फैलाने की कोशिश करें उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? ये जंगों से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। जंगों में तो 1000, 2000, 50,000 आदमी मर जाते हैं, यहाँ 21 करोड़ लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। सब पहले से FIRs कट रही हैं, पहले से मुकदमात चल रहे हैं, लोगों की बात दुरुस्त नहीं है। पहले से FIR नहीं कट रही है, FIR तभी कटी है जब जुलूस होके हटे हैं, और अगर कहीं ऐसी FIR पहले से कटी है तो वो गलत है। ठीक है, मैं जरा मलिया साहब से भी इस पर एक, मलिया साहब बहुत सारी बातें डिस्कस हो गई, ब्रिगेडियर साहब ने भी कह दिया, तारिक पीर साहब ने भी कह दिया, आपसे भी थोड़ा सा इस पर कमेंट ले लूँ। एक ये जो तर्जुमानों वाला मामला है, मैं एक अपने हवाले से एक जानना चाह रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि क्या इलेक्टेड लोग उनका हक ज़्यादा है या फिर तर्जुमानों को आके तर्जुमानी करने का बहुत ज़्यादा हक है? चाहे वो पंजाब के तर्जुमान हो, वो बात फेडरल की कर रहे होते हैं। शहबाज गिल साहब जब पंजाब में थे तो बात वो फेडरल की भी कर रहे होते थे एक साथ। तो क्यों नहीं लोगों को अलग अलग मौका, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग चीज़ों के लिए तर्जुमान, तो वो अपने हद तक मुख्तस रहें? जी, आपको बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि अगर तो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत 2 मुख्तलिफ जमातों की होती तो फिर तो वाकई शहबाज गिल के लिए बहुत अजीब बात थी कि वो पंजाब में रहकर वफाक की बात करते। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी और वफाक में भी।
लिहाजा इन तीनों में से किसी भी जगह का नुमाइंदा, वजीर, मुशीर, तीनों पर बात कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह बिल्कुल तारिक पीरजादा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पूरी दुनिया में इस तरह से होता है कि आप मुख्तलिफ लोग जो एक्सपर्टीज रखते हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिक एरियाज में, आप उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाकर हुकूमत चलाते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं। जहां तक बात इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल, देखें अब बात यह है कि ये जो इलेक्टेड और अपॉइंटेड स्पोर्ट्स पर्सन का जो एक फर्क क्रिएट किया जा रहा है, हमें इनको साइनर्जाइज करने की जरूरत है, सिनर्जी के साथ काम करें। मुकाबला नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये एक टीम है, देयर ऑल प्लेइंग ऑन वन टीम, तो सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे खेलना है। और मेरे नजदीक आपने शहबाज गिल का जिक्र किया, मेरे ख्याल में शहबाज गिल ने जितना इफेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के मौक़िफ़ को फॉरवर्ड किया है, फर्दर किया है, वो बहुत से इलेक्टेड MNAs वो नहीं कर सकते जो शहबाज गिल के पास गिफ्ट ऑफ गैप है। हाँ, आप कभी कभार अल्फाज के चुनाव या मौक़िफ़ से इख्तलाफ इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत से ऐसे स्पोक्स पर्सन या ऐसे लोग जो कि ऐसे PM के तौर पर रखे गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ इमरान खान साहब को अब ये देखना है कि कौन सा शख्स ऐसा है जो इन 2 साल में अब तक परफॉर्म नहीं कर सका, उसको साइड पर करें, लाइन कर दें। कि मत सोचें कि वो कितने वोट लेकर आया है या उसको किसने कहा था कि ऐसे PM लगाएं, भले इलेक्टेड है या भले ऐसे PM है। तो देखना ये है कि जो नॉन परफॉर्मर है अब उसको फिल्टर आउट हो जाना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज में से वो निकल जाए बाहर, और जो परफॉर्म कर रहा है उसको बेहतर जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो और ज्यादा परफॉर्म कर सके। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अपोजिशन के साथ इस वक्त चल रहा है, देखिए हुकूमत पर इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी है। हुकूमत को अवाम को ये यकीन दिलाना है अपनी, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल, उनको अपनी मिसाल से लीड करना है कि हम भी कोई से इज्तिमात नहीं कर रहे, भले असद ओवैस सखर जाएं या कोई भी वजीर किसी भी शहर जाएं, टू मेक श्योर कि कोई किसी किस्म की गैदरिंग ना हो, ताकि ये हाई मॉरल ग्राउंड पे हो और इनकी बात को फिर ऑपोजिशन सुन भी सके। बिल्कुल ठीक है, चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आप हजरात से ज़रा और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। मरीम नवाज साहिबा ने इस्तीफ़ों और फिर मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे लोगों ने अपने इस्तीफ़े भी जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। क्या मामला हो सकता है, कैसे चलेगा? वज़ीर आज़म ने भी आज एक होल्ड किया है सेशन जिसमें इन इस्तीफ़ों और इनसे पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात की है। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक थी मलिया हाशमी साहिबा, तारिक पीरजादा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब से बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें किस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सर 2000 का मौक़िफ़ आपने सुन ही लिया, मैं ज़रा दोबारा से अगर इस्तीफ़े आ भी जाते हैं, अगर पीपल्स पार्टी भी इस पर मुत्तफ़िक हो जाती है, जो कि नहीं थी पिछले काफ़ी अरसे से, अब कुछ होती दिखाई दे रही है। गिलगित के इलेक्शन के बाद सिचुएशन और बदल गई है पीपल्स पार्टी के हवाले से। सर PDM के प्लेटफॉर्म से अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो यकीनन एक सियासी बहरान तो पैदा होगा गवर्नमेंट के लिए, फिर एक नई चीज़ को मैनेज करना, फिर एक टाइम सर्व करना, तो जो गवर्नमेंट के अपने काम है वो पेंडिंग में पड़ जाते हैं, एक नया काम गवर्नमेंट को मसला पड़ जाता है। देखिए, ये जो हुकूमत है ये अपोजिशन को तैश दिला रही है, जो किसी उसको काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है कि वो अपोजिशन को तैश में लेके आए, उनको डेयर करे और उनको कहे कि ये आप करें, करके दिखाएं आप। अगर ये जो हुकूमत है, अगर ये इस तरह को तैश दिलाती रही और वो इस्लामाबाद के ऊपर आ गए, मेरे ख्याल में इस्तीफों से पहले वो इस्लामाबाद में उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अभी हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो बड़ी शॉर्ट हैं, हमें नज़र नहीं आता है। हम कहते हैं अरेस्ट कर लें इनको, चले आपने अरेस्ट कर दिया। मेरी यादाश्त में अयूब खान साहब ने अरेस्ट किए थे, क्या फ़ायदा किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अरेस्ट किए, क्या फ़ायदा किया? जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अरेस्ट किया, क्या फ़ायदा किया? फिर 90 की दिहाई आप देख लें, अरेस्ट बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुए, क्या फ़ायदा हुआ? मुशर्रफ साहब ने बहुत लोगों को अरेस्ट किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक सेकंड टियर लीडरशिप आ जाती है, आप उनको पकड़ने थर्ड टियर लीडरशिप आ जा सकती है। अभी जो आपने जिसका जिक्र किया है कि जी हुकूमत, अभी इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, यही बातें 2014 में PMLN कर रही थी।
जब ये धरना लेके आए थे उस वक्त ये यही काम कर रहे थे जो अपोजिशन इस वक्त कर रही है। तो आप अवाम को किस तरह कन्विंस करेंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं और हम सही काम कर रहे थे? अवाम तो उसी को देख रही है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी चाहिए और इनके साथ जो है वो बातचीत का एक सिलसिला शुरू करना चाहिए और ये उनको बताना चाहिए कि जो खतरात इस वक्त पाकिस्तान को हैं वो आपकी इस एजिटेशन से वो खतरात जो है उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है और पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो सकता है। इनके गवर्नेंस के बहुत बड़े इश्यूज हैं, अभी इसके ऊपर आंखें छुपाना जो है वो ठीक नहीं है। परसों पेशावर में 7 लोग जो है वो ज़िंदगी की लड़ाई हार बैठे क्योंकि अस्पताल में सबसे बड़ा अस्पताल जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, उसके अंदर ऑक्सीजन का जो सिस्टम है अगर आप उसको देख लें तो आपको रोना आएगा कि 21वीं सदी में एक इतना अस्पताल जो है जिसके इतने चर्चे हो गए कि वहां पर एक मेडिकल मेट्रो का भी मसला है, मेट्रो बस जो पेशावर बीआरटी मंसूबा है, कार्ड का क्या फायदा उन लोगों को जहां पर वो उसको ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है उस अस्पताल में। तो ये हुकूमत को देखना चाहिए कि अपने गवर्नेंस के इश्यूज को ठीक करे ताकि अपोजिशन को कोई मवाद न मिले, अपोजिशन को कोई इनके साथ नहीं निकलेगा अगर ये इनके गवर्नेंस ठीक हो। ये तो बात आपकी ठीक है। मैं मलिया साहिबा से इस पर बिल्कुल दुरुस्त, उसकी वजह से ये लोग उठ रहे हैं। मलिया साहब, गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह, फिर जिसका जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का, वहाँ के मसाइल अपनी जगह, पीआरटी के मसाइल अपनी जगह, दूसरों को बहुत ज़्यादा तनकीद कर देना और फिर बहुत ज़्यादा सख्त ज़बान का इस्तेमाल कर देना, ऐसी जगह पहुँच जाना जहाँ से डायलॉग पर बात ना आए। काफ़ी लोग ऐसे हैं पीटीआई में जो डायलॉग के हक़ में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब डायलॉग चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो डायलॉग चाहते हैं, लेकिन इमरान खान और उनके जो करीबी दोस्त और हवारी हैं वो डायलॉग शायद नहीं चाहते। क्या डायलॉग बहुत सारे मसाइल का हल नहीं होता? गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, गवर्नेंस के इशूज़ तो यकीनी तौर पर पंजाब भर में और फिर पाकिस्तान भर में फेडरल के साथ जुड़े हुए हैं। मैं गंदम और चीनी का जिक्र करूं, फिर उसके बाद एलएनजी का हालिया आपके सामने है। एलएनजी का मामला एक बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। एलएनजी के हवाले से भी मुआहदे जो है वो टाइमली नहीं हो रहे, प्रोक्योरमेंट गंदम की नहीं हो रही, चीनी के मसाइल हैं, फिर सब्सिडीज़ गरीब को नहीं देंगे तो चीनी के करताओं धरताओं को दे देंगे। देखिए, इसमें जो बुनियादी बात है ना, चीनी का भी अभी 20 रुपए फी किलो हमने देखा कि जो है कीमत में बेहतरी आई है, वो क्रशिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखें, एक बुनियादी चीज यहाँ पर समझने की क्या है, नून लीग के क्वार्टर्स में भी ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि डायलॉग हो, जिसमें शहबाज शरीफ साहब पेश हैं और उनका सारा जैसे मुस्लिम लीग शीन भी कई लोग कहते हैं, वो वाकई वो ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कहता है कि कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ इस तरह से हल्ला सराई ना की जाए। लेकिन ऑब्वियसली मरियम और उनका पूरा जो ग्रुप है वो उस एक्सट्रीम पर चलेगा। नवाज शरीफ साहब भी उसमें जाहिर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ऐसा ग्रुप मौजूद है जो कहता है कि इमरान खान को इतना सख्त स्टांस नहीं रखना चाहिए कि करप्शन पर मैं नहीं छोड़ूंगा और इन करप्ट लोगों को सजा मिले ही मिले, ये बात ना करें। अब दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई हुकूमत के अंदर ये कौन लोग हैं जो ये बात करते हैं कि सजा ना मिले? ये वो लोग हैं जिनको पता है कि माजी में किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी मुंसलिक रहे उनके साथ, और इन्हें पता है कि अगर पूरी तरह से दूसरे क्वार्टर्स में सजा हो गई तो फिर अगली बारी इनकी है। तो एहतसाब के अमल से कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी ऐसे हैं जो खौफजदा हैं। अगरचे अब जो मामला है ये देखिए, दो मामला ऐसे हैं कि जिसपे ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवाम नहीं करना चाहती कॉम्प्रोमाइज। वो कौन से दो मामला हैं? एक, कोविड की वजह से जो अवाम की जानों का खतरा है इस वक्त, और दूसरा आपकी कौमी सलामती के इदारों का इशू है। चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, कोई भी जमात हो जो पाकिस्तान के कौमी इदारों पर इस तरह से हमले करे, या फिर जो कोविड में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपनी सियासत के लिए अवाम को इस तरह से धकेल रहे हैं खतरे में। नवाज शरीफ साहब, मलिया साहबा, एक चीज़ मुझे बताएं, आप ये कह रही हैं कि ठीक है, मैं पीडीएम के जलसे होते हैं, अवाम को धकेला जा रहा है, कोविड-19 की वजह से अवाम अगर एहतियात कर रही है तो यकीनी तौर पर जो वर्कर आ रहे हैं उस जलसे में या जो लोग आ रहे हैं उस जलसे में वो इसी मुल्क के शहरी हैं, चाहे वो वर्कर हो, लेकिन हैं तो इसी मुल्क के बासी। वो आ तो रहे हैं और लोग अपनी मर्जी से भी आ रहे हैं। फिर कोविड-19 का ख्याल अगर आवाम करेगी तो खुद नहीं जाएगी ना जलसों में। लेकिन महंगाई वाला मामला अपनी जगह मौजूद है जिससे आवाम बहुत ज़्यादा मुतासर है, और आवाम के लिए पेट्रोल का महंगा होना एक अजाब है जब पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लेवी ड्यूटी में कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है। मैं गैस शॉर्टेज की भी बात कर लूँ, आपको पता है कि इस्लामाबाद जैसे जो कैपिटल है आपका, उसके बहुत सारे इलाकों में गैस नहीं आ रही।
देखिए यही तो मसला है ना कि ऑपोजिशन जमातों को चाहिए था कि पहले दिन से वो इन इश्यूज पर बात करते। अगर वो इन इश्यूज पर बात करते तो अवाम कोविड के बाद कहती कि कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगियां खतरे में डालने को तैयार हैं, महंगाई नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। किस चीज का वो नाम लेते हैं कि भाई हमारा इख्तिदार वापस आना चाहिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि हमारे इख्तिदार को वापस लाओ। तो इनकी इस नजरिए से पाकिस्तानी अवाम जो है वो कन्विंस्ड नहीं है। और जो आते भी हैं, आपने हाल देख ही लिया किस तरह वो अजीब नोटों की बारिश हो रही है, बिरयानियां फेंक रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमें अवाम को सबसे पहले तो शऊर देने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। इस वक्त हमें इस जहनी गुलामी से निकालना है। भले वो तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, किसी भी जमात को लोगों को माइंडलेसली फॉलो नहीं करने देना चाहिए। तो इमरान खान ने जो शऊर अवाम को दिया था वो आज उनके आगे भी खड़ा होता है। वो शऊर आज वही शऊर सवाल करता है कि इमरान खान साहब, आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो कहाँ है नौकरियां? लोग निकाल रहे थे कोविड। हाँ एग्जैक्टली। देखें कोविड की वजह से माना कि पूरी दुनिया से नौकरियों से लोग फारिग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब चलें, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो इम्प्रूव हुआ है। कुछ हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी कुछ हाथ की तरफ चीजें जा रही हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जब तक आपके कॉमन मैन तक नहीं आएगा तब तक अवाम सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इमरान चाहिए कि ऑपोजिशन के जलसों करने की बजाय ज्यादा फिक्र इस बात की करें कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करना, और दूसरा ये कि एनसीओसी को भी इंश्योर करना होगा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कैसे करवाना है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं मलिया साहब एक चीज और आपसे फिर मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से भी यही जानना चाहूंगा। ये जो इदारों की बेहतरी की बात इमरान खान साहब, असद उमर साहब अपने जलसों में करते सुनाई दे रहे थे, मुझे बताएं कि स्टील मिल के मुलाजमीन, और फिर स्टील मिल का वही हाल है, हम PIA का देख रहे हैं वहां भी वही इशू है, और फिर रेडियो मुलाजमीन निकाल देते हैं, PTV के हवाले से भी खबरें हैं छांटियों की, फिर हम बहुत सारी जगहें ऐसी हैं नादरा के मुलाजमीन परेशान। मतलब गवर्नमेंट लेवल पर अलग परेशानी है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग परेशानी है, कोविड-19 एक अलग मसला है, हेल्थ के मसाइल वहीं के वहीं हैं। हाँ जी, ये इसमें ना मेरा ये ख्याल है, मेरी थोड़ी सी हुकूमत से इस हवाले से स्ट्रैटेजी मेरे जहन में जो है ना वो मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी प्लान किया था पर उन्होंने नहीं किया, वो इस सफेद हाथी को तनख्वाहें देते रहे। बात यह है कि आप अगर स्टील मिल चलेंगी नहीं चल रही तो आप किसी ऐसे मुल्क के साथ पार्टनरशिप कर लेना, उनकी एक्सपर्टीज आप लें। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप एक्सपर्टीज ले लें कि रशिया के साथ आप पार्टनरशिप पर चले जाएं भाई, आप उनकी एक्सपर्टीज लें और आप लोगों को काम पर लगाएं। फिर जो काम नहीं करता उसको फारिग कर दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को सीधा सीधा घर भेज दें कि इदारा बैठ गया तो उसमें उन लोगों का तो कसूर नहीं है, वो डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स का कसूर है, उनको पेनलाइज करें, लोगों को बस नौकरियों से निकालें। तो मेरे ख्याल में ये इनको जरा बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए था। लेकिन अब क्या कीजिए कि रज़ाक दाऊद साहब और ये नदीम बाबर ये तो खुद बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए काबीना में, ये वो पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए तो नहीं आए ना। मैं यही तो आपसे कह रहा था मलिया साहिबा कि जो दाएं बाएं लोग हैं वो लोग हैं जिनके अपने फ़वायद हैं और वो दाएं बाएं बैठे। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से भी इस पे बात कर रहा। ब्रिगेडियर साहब, सर जो मलिया साहिबा ने कहा, तारिक पीरज़ादा साहब कह रहे थे, फिर उससे थोड़ा सा हट के मामला ये कि जो दाएं बाएं लोग हैं उनके अपने बिजनेस मफाद हैं। फिर ख़ुद वज़ीर आज़म भी अक्सर मैं देखता हूँ कि शिकायत करते हैं, इजलास होते हैं जब वो सेशन होल्ड करते हैं महंगाई काबू करने की, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गायब हैं, महंगाई का कोई तोड़ नहीं है। चीनी महंगी हुई, अब चीनी हम अपनी ही बाहर बेचते हैं, अपनी वापस ख़रीद लेते हैं। 8वां बड़ा हमारा एक्सपोर्टर मुल्क था गंदम में, अब हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं। हमें एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी चाहिए थी, जो वज़ीर आज़म ख़ुद कहते थे, वहाँ भी लैक करती दिखाई देती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। 24 माह से ऊपर का अरसा हो गया है, कोई ट्रेड पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई है। देखिए ये इनकॉम्पिटेंस है। ये आप अगर सिर्फ देख लें कि जो वादे असद उमर साहब ने स्टील मिल के सामने किए थे वो आप तकरीरें उठा के देख लें जब ये अपोजिशन में थे, और जो उन्होंने 2018 के इलेक्शन में इस्लामाबाद की उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से किए थे कि मुझे आप जो है अगर मैं ये काम ना कर सका तो आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दें, मैं यहाँ पर आना बंद कर दूंगा, मैं रिजाइन करके चले जाऊँगा। आप इनको देख लीजिए, जब अपोजिशन में होते हैं ये सियासत कर रहे होते हैं, इनको पता कुछ नहीं होता है कि ये जो मसला है इसका हल वाकई ये है कि नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं उस वक्त।
जब ये हुकूमत में आते हैं वहां पर इनको फिर रियलाइज होता है कि ये इतना आसान काम नहीं है। देखिए ये काम जो करने जा रही है हुकूमत, मेरे ख्याल में मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं। अभी PIA के अंदर मुलाजिमीन जो है दुनिया में अगर एक बंदा होता है, हमने 3 रखे होते हैं। इस तरह स्टील मिल में जो है वो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग या जिनकी गैर जरूरी लोग जो है उनको भर्ती दी गई, जिनका काम कोई नहीं था, सिर्फ तनख्वाह लेते थे और आते ही जाते थे, या कभी लोग आते भी नहीं थे, उनको वहां पर भर्ती किया गया। अगर इस हुकूमत ने उस वक्त अपोजिशन में रह के पॉलिटिक्स ना खेली होती तो मेरे ख्याल में इनको बहुत आसानी होती इस मसले का हल निकालने के लिए। फिर दुनिया में कोई हुकूमत जो है वो नहीं चलाती है, एयरलाइन नहीं चलाती है, अभी दुनिया में कोई मुल्क स्टील मिल नहीं चलाती है, ये प्राइवेट लोगों का काम है। ऊपर से गवर्नेंस के इशूज़ हैं इनके पास जो लोग हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो पंजाब का वज़ीर आला है, क्या इमरान खान साहब उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाएंगे शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल का? मेरे ख्याल में नहीं बनाएंगे वो उनको, क्योंकि वो अस्पताल बैठ जाएगा अगर वो उनको बना दिया गया। तो आपने अहल लोगों को साथ लेके आना है अगर आपने रियल गवर्नेंस करनी है और आपने सॉर्ट आउट करना है। तो अगर आपके पास पॉलिटिक्स में वो लोग नहीं हैं तो फिर आप हायर करें प्रोफेशनल्स को कि किस तरह इन इदारों को ठीक किया जाए, किस तरह गवर्नेंस के इश्यूज को ठीक किया जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोग अवेलेबल हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोग अवेलेबल नहीं है। यह है कि हम सियासत में इस तरह उलझ जाते हैं, इस तरह सियासत करते हैं कि फिर वो जो हमें अपनी जो बातें कही होती हैं वो हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कड़वाने वाला बन जाती हैं कि फिर ना आप उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बघेड़ी साहब, एहतसाब का अमल बहुत लंबा टाइम ले रहा है और मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें मैं राजा परवेज़ अशरफ साहब का भी जिक्र कर लूँ, एहसन इकबाल साहब का भी जिक्र कर लूँ, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी जिक्र कर लूँ, डॉक्टर आसिम का, शर्जील मेमन का, ऐसे लोग जिनके ऊपर इतने इतने इल्ज़ामात, लेकिन कुछ अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहा। ये वही जो बात है ना, मैं जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें बड़े फ्लॉज हैं। इस हुकूमत में जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए क्या काम किया है? सर, नैब के कवानीन में भी तब्दीली की ज़रूरत है। पंजाब में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, कोई नहीं लेके आए। तो फिर वो मतलब है कि अगर आपने उसी तरीके से पाकिस्तान चलाना है तो फिर उसी तरह के नताइज सामने आएंगे। ये केसेस जितने भी बने हैं, मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है कि जितने भी ये केसेस अपोजिशन के ऊपर बने हैं ये सही केस बने हैं। ये कोई इनमें वो नहीं है कि ये सियासी केस हैं या उनको फंसाया गया। सिर्फ जो मसला है वो है एकतरफा एहतसाब का। जो लोग नहीं मानते हैं, आम आवाम के ऊपर उसका जो असर है वो ये है कि ये एकतरफा है। ये सिर्फ ये 2 अपोजिशन पार्टीज हैं जिनको टारगेट बनाया जा रहा है। इनकी अपनी पार्टी में जो है वो कितने लोग मौजूद हैं जो एहतसाब के अमल से उनको गुजरना चाहिए। ये जो अभी कहा है ना कि जी 15 रुपए चीनी सस्ती हो गई है, ये जो 15 रुपए सस्ती हो गई है, ये जो 20 रुपए फी किलो पाकिस्तान के अवाम के जेबों से निकाला गया वो कहाँ गया? बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। जो 15 रुपए सस्ती हुई है वो भी 100 पर जाकर सस्ती हुई है, कोई 50-60 की नहीं थी चीनी, 100 की थी। मतलब 60 से चीनी उठी 100 पे गई, पेट्रोल आपका 65-70 से उठा और वो भी अब 100 प्लस हो गया। तो ये चीज़ें तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को किसी न किसी सूरत आवाम को जस्टिफाई करनी होंगी। बघेड़ी साहब। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत को ये तमाम चीज़ें आपने जिसका जिक्र किया है, मैं चलो मान लेता हूँ हुकूमत के कि जी चलो 20 रुपए जो है ना, ये खातून ने अभी कहा कि 15 रुपए से या 20 रुपए सस्ती हो गई है चीनी। चले मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि चले ये 15-20 रुपए ज़्यादा जा रहे थे वो अभी कम हो गई है। ये 15-20 रुपए किधर जा रहे थे? आटे का जो पैसा था वो किधर जा रहा था? सब्सिडी क्यों दी गई इन लोगों को और एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई इन लोगों को? इसका क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी, सब्सिडीज क्यों दी? बहुत बहुत शुक्रिया मलिया हाशमी साहिबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, तारिक पीर साहब हमारे साथ रहे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।